हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर पेपर 1.5 एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरण विधि विषय पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण विधि 3 भागों में सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 अधिनियमों में विभाजित कर अध्ययन की जानी है। अर्थात एनवायरमेंटल लॉ में हमारे द्वारा सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है, जिसमें है पहला द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। दूसरी द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वायु प्रदूषण और निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। तीसरा अधिनियम है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 4 अध्याय और कुल 26 धाराओं से मिलकर बना है। अर्थात इस अधिनियम में कुल 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं। आज के व्याख्यान से पूर्व हमने अध्याय 1, जो कि प्रारंभिक है, जिसमें धारा 1 व 2, अध्याय 2 केंद्र सरकार की सामान्य शक्ति जनरल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, धारा 3 से 6 पर विषय पर चर्चा की थी। अर्थात हमने पिछले अध्यायों में धारा 1 से लेकर 6 तक अध्ययन किया है या चर्चा की है, और हमारे द्वारा अध्याय 3, जिसे हमने 2 भागों में बांटकर चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें प्रथम भाग, जिसे हमने धारा 7 से लेकर धारा 11 तक हमने पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी। अर्थात हमारे द्वारा इस अधिनियम की धारा 1 से लेकर 11 तक चर्चा की जा चुकी है। आज हम इस अधिनियम के भाग 2, जिसमें हमारे द्वारा धारा 12 से लेकर 17 तक चर्चा की जानी है, पर चर्चा करेंगे या अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व में हमने धारा 7 से लेकर 11 तक विस्तृत चर्चा की है, इसके उपरांत आज हम अध्याय 3 के भाग 2, जो कि धारा 12 से लेकर 17 तक है, पर चर्चा करेंगे। धारा 12 पर्यावरण प्रयोगशालाओं एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज से संबंधित है। धारा 13 सरकारी विश्लेषक से संबंधित प्रावधान है। धारा 14 में सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट के संबंध में प्रावधान है। धारा 15 अधिनियमों तथा नियमों, आदेशों और निर्देशों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति से संबंधित प्रावधान बताती है। धारा 16 कंपनियों के द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताती है और उनके दंड के बारे में बताती है। धारा 17 सरकारी विभागों के द्वारा किए गए अपराधों और उसके दंड के बारे में हमें बताती है। तो सबसे पहले भाग 2 सेक्शन 12 से लेकर 17 तक में
हम धारा 12 से स्टार्ट करते हैं। धारा 12 जिसका हेडिंग है पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं, एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज। इस धारा के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की स्थापना व उनकी मान्यता से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। एफिलिएशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेबोरेटरीज के बारे में बताया गया है। उपधारा 12(1) के अनुसार केंद्रीय सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा एक या अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकेगी। इसी प्रकार उपधारा 1(ख) में बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन किसी प्रयोगशाला को सौंपे गए कृत्यों को करने के लिए एक से अधिक प्रयोगशालाओं या संस्थाओं को पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता भी दे सकेगी। अब है उपधारा 12(2) केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा निम्नलिखित नियम बना सकेगी। अर्थात केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अनुसार ये नियम पहला, पर्यावरण प्रयोगशाला के कृत्य से संबंधित होंगे। दूसरा, हवा, जल, मिट्टी अथवा अन्य पदार्थ के नमूने के विश्लेषण या परीक्षण के लिए उक्त प्रयोगशालाओं को भेजने की प्रक्रिया, उस प्रयोगशाला की रिपोर्ट का प्रारूप और ऐसी रिपोर्ट के बाबत संदाय फीस के बारे में नियम बना सकेगी केंद्र सरकार। इसी प्रकार ऐसे अन्य विषय जो उस प्रयोगशाला को अपने कृत्य करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक एवं समाचीन है, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा ऐसे नियम बना सकेगी। अब है धारा 13। धारा 13 सरकारी विश्लेषक अर्थात गवर्नमेंट एनालिस्ट के बारे में है। केंद्र सरकार इस धारा के अधीन केंद्र सरकार सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति व मान्यता के बारे में बताती है या इससे संबंधित प्रावधान रखती है। इस धारा 13 में केंद्र सरकार को ये शक्ति प्राप्त है कि वह राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं में विश्लेषण का कार्य करने के लिए सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति कर सकेगी, जिन्हें कि वह ठीक समझती है या जिनके पास विहित अर्हताएं हैं। अर्थात सरकारी विश्लेषक के पद पर वही व्यक्ति नियुक्त या मान्यता के योग्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार इस पद के लिए ठीक समझे एवं जो विहित योग्यताएं रखते हों। धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन स्थापित या मान्यता प्राप्त किसी पर्यावरण प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए भेजे गए वायु, जल, मिट्टी या मृदा या अन्य पदार्थ के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए सरकारी विश्लेषक नियुक्त कर सकेगी या उन्हें मान्यता दे सकेगी। ऐसा केंद्र सरकार के द्वारा किया जा सकेगा। इस प्रकार सरकारी विश्लेषक का पद एक महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि
पर्यावरण प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए भेजे गए हवा, जल, मिट्टी व अन्य पदार्थों के नमूने का विश्लेषण कर रिपोर्ट देने का कार्य उसी के द्वारा किए जाते हैं। किसी नमूने में पर्यावरण प्रदूषक जो पर्यावरण प्रदूषण फैला रहे हैं कितनी मात्रा में मौजूद हैं वे उसके द्वारा बताए जाते हैं और आगे की समस्त न्यायिक कार्रवाइयाँ इसी रिपोर्ट पर आधारित होती है। अब है धारा 14 सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट। ये धारा सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट और उसके साक्षिक मूल्य से संबंधित है, अर्थात एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट के बारे में ये धारा बताती है। इस धारा में सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट का विधिक महत्व बताया गया है। कोई भी दस्तावेज सरकारी विश्लेषक रिपोर्ट तब माना जाएगा जब वह दस्तावेज ऐसी रिपोर्ट के उद्देश्य के लिए तैयार किया गया हो और वह दस्तावेज सरकारी विश्लेषक के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो। यदि दोनों उपरोक्त तत्व किसी दस्तावेज में मौजूद है तो उस दस्तावेज को सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट के रूप में किसी कार्रवाई में उस रिपोर्ट के तथ्यों को साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। अब है धारा 15 अधिनियमों तथा नियमों, आदेशों और निर्देशों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स, ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस, अर्थात इस अधिनियम के अधीन बनाए गए उपबंधों का उल्लंघन करने पर दंड के प्रावधान के बारे में बताया गया है। जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निर्देशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा या इनका उल्लंघन करेगा, वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में कारावास से, जिसकी अवधि 5 साल तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसी असफलता या उल्लंघन चालू रहता है तो वह व्यक्ति अतिरिक्त जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और ऐसी प्रथम असफलता या उल्लंघन के लिए दोष सिद्धि के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता या उल्लंघन चालू रहता है 5,000 रुपये तक दंड दिया जा सकेगा, अर्थात वे 5,000 रुपये तक के दंड से दंडनीय होगा और ऐसा दंड प्रतिदिन 5,000 रुपये तक का हो सकेगा। इसके बाद है धारा 15(2) यदि उपधारा में निर्दिष्ट असफलता या उल्लंघन दोष सिद्धि की तारीख के पश्चात 1 वर्ष की अवधि से आगे भी चालू रहता है तो अपराधी कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडनीय होगा। इसके बाद है धारा 16। इसमें कंपनियों के द्वारा अपराध के बारे में बताया गया है। ऑफेंसेस बाय कंपनीज, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी के द्वारा कारित किया गया है
वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध को किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का सीधा भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था। अर्थात जहाँ कोई अपराध किसी कंपनी के द्वारा किया गया है तो उस कंपनी का निदेशक, डायरेक्टर, प्रबंधक, मैनेजर, सचिव, सेक्रेटरी, अन्य अधिकारी या फर्म का भागीदार इत्यादि भारसाधक है तो वे उसके लिए उत्तरदायी होंगे और साथ ही वे कंपनी भी ऐसे अपराध के लिए दोषी समझी जाएगी जो अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने की भागी होगी। परंतु इस धारा के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कंपनी के द्वारा किया गया है इस धारा की कोई बात होते हुए भी किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस अधिनियम के अधीन उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए समस्त सम्यक सावधानी और तत्परता बरती थी। इसी प्रकार धारा 16(2) के अनुसार उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी के द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौन सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण किया गया है, वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। अर्थात जहाँ निदेशक, प्रबंधक, सचिव, अन्य अधिकारी और फर्म के भागीदारों की सहमति या मौनानुकूलता है और अपराध किया गया है तो इनके विरुद्ध कार्रवाई कर इन्हें दंडित किया जा सकेगा। धारा 16 के प्रयोजनों के लिए स्पष्टीकरण इस प्रकार है। कंपनी से कोई निगमित इकाई अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का या अन्य संगम है तथा फर्म के संबंध में निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है। अब है धारा 17। जब अपराध सरकारी विभागों के द्वारा किए जाएं अर्थात ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इस धारा 17 में सरकारी विभागों के द्वारा किए अपराधों के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग के द्वारा किया गया है वहां विभागाध्यक्ष उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। अर्थात उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाकर उसे दंडित किया जा सकेगा। परंतु इस बात की कोई भी बात किसी विभागाध्यक्ष को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए समस्त सम्यक तत्परता बरती थी। और धारा 17(2) के अनुसार उपधारा
1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी विभागाध्यक्ष द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अपराधी की सहमति या मौन सहमति से किया गया है या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहाँ ऐसे अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का बाकी होगा। अर्थात ऐसे अधिकारी को अपराध का दोषी मानते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाकर उसे दंडित किया जा सकेगा। आज हमने अध्याय 3 के भाग 2 धारा 12 से लेकर 17 तक हमने अध्ययन किया, जिसमें पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं, सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट, कंपनी के द्वारा किए गए अपराध और सरकारी डिपार्टमेंटों के द्वारा किए गए अपराध से संबंधित प्रावधानों के बारे में विस्तृत चर्चा की और अधिनियम के उपबंधों, नियमों, आदेशों और निर्देशों के उल्लंघन करने पर बताए गए दंड के प्रावधानों के बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।